हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो संबंधित है एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 7 से। इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान का अध्याय 4 अर्थात ऊष्मा अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। इस प्रश्न में हमें प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के मध्य समानताएं भी बताना है और अंतर भी लिखना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच निम्नलिखित समानताएं हैं। सबसे पहले हमें समानताएं लिखनी है। पहली समानताएं ये हैं कि दोनों ही तापमापी में एक लंबी, पतली एवं समान व्यास की कांच की नली होती है। दूसरी समानता ये है कि दोनों थर्मामीटर के बल्ब में पारा भरा होता है जो ऊष्मा प्राप्त कर फैलता है। अब हम दोनों के मध्य अंतर लिखेंगे। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच निम्नलिखित अंतर हैं। एक तरफ हम लिखेंगे प्रयोगशाला तापमापी और दूसरी तरफ लिखेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर। अगर हम प्रयोगशाला तापमापी की बात करें तो इसका परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात इस तापमापी के सहारे से किसी वस्तु का तापमान जिसका तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस हो उसका तापमान हम प्रयोगशाला तापमापी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें तो इसका परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। चूंकि डॉक्टरी थर्मामीटर का डिजाइन ऐसे किया जाता है ताकि मानव शरीर के तापमान को नापा जा सके, इसीलिए इसका परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है प्रयोगशाला तापमापी से बहुत से वस्तुओं का तापमान को नापा जा सकता है, परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल मानव शरीर का तापमान को ही नापा जा सकता है। इस प्रकार दो अंतर हुआ। तीसरा अंतर यह है कि प्रयोगशाला तापमापी की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई अधिक होती है, परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर की अगर बात करें तो इसकी लंबाई कुछ कम होती है। इस प्रकार इस प्रश्न में हमने प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के मध्य समानताएं और अंतर दोनों को लिखा और इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 2, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। इस प्रश्न में हमें ऊष्मा चालक के 2 उदाहरण और ऊष्मारोधी के 2 उदाहरण देना है। आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। ऊष्मा चालक पदार्थ के 2 उदाहरण हैं। पहला है तांबा और दूसरा है लोहा। इसी प्रकार ऊष्मारोधी पदार्थ के 2 उदाहरण हैं। पहला है लकड़ी तथा दूसरा है प्लास्टिक। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी रिक्त स्थान द्वारा प्राप्त होती है। हमें सही शब्द के द्वारा रिक्त स्थान को भरना है। सही शब्द क्या होगा? तापमान। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमान द्वारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है उबलते हुए पानी का ताप रिक्त स्थान तापमापी से नहीं नापा जा सकता। उबलते हुए पानी का तापमान किस प्रकार के तापमापी से नहीं नापा जा सकता? सही जवाब क्या होगा? डॉक्टरी तापमापी। उबलते हुए पानी का तापमान डॉक्टरी तापमापी से नहीं नापा जा सकता, क्योंकि डॉक्टरी तापमापी यानी डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के तापमान को नापने के लिए किया जाता है। मानव शरीर को छोड़कर किसी अन्य वस्तु या पदार्थ के ताप को मापने के लिए डॉक्टरी तापमापी का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब अगला प्रश्न है ताप को डिग्री रिक्त स्थान में मापते हैं। सही शब्द आएगा ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं।
प्रश्न घ में पूछा गया है, बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को रिक्त स्थान कहते हैं। सही शब्द क्या आएगा? बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। जब उष्मा का स्थानांतरण किसी माध्यम के बिना ही होता है तो इस प्रक्रम को विकिरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण रिक्त स्थान प्रक्रम द्वारा करेगी। सही शब्द हमें इस रिक्त स्थान पर भरना है। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई। यह अपने दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। धातु की किसी छड़ के द्वारा जब उष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है तो यह चालन प्रक्रम द्वारा होता है। इसी प्रकार अब पूछा गया है, हल्के रंग के वस्त्र की अपेक्षा रिक्त स्थान रंग के वस्त्र उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हल्के रंग के वस्त्र के अपेक्षा किस रंग के वस्त्र उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। सही जवाब होगा काले रंग के। यानी हम कह सकते हैं कि हल्के रंग के वस्त्र की अपेक्षा काले रंग के वस्त्र उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभ्यास का प्रश्न संख्या 4। कॉलम ए में दिए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। इस प्रश्न में हमें दो कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में जो कथन दिए जाएंगे उनका सही मिलान कॉलम बी के शब्दों से करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। पहला कॉलम है कॉलम ए और दूसरा कॉलम है कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ कथन दिए जाएंगे। इसमें पहला कथन है थल समीर के बहने का समय, दूसरा कथन है समुद्र समीर के बहने का समय, तीसरा कथन है गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय और अंतिम कथन दिया गया है हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय। इसी प्रकार कॉलम बी में कुछ शब्द दिए जाएंगे। इसमें पहला शब्द दिया गया है गर्मियां, दूसरा शब्द है सर्दियां, तीसरा शब्द दिन और अंतिम शब्द दिया गया है रात। अब हमें करना क्या है कि कॉलम ए में जो कथन दिए गए हैं इनका सही मिलान कॉलम बी में दिए गए शब्दों से करना है और हमें इसका उत्तर लिखना है। तो आइए इसका सही हम मिलान करते हैं और इसका उत्तर लिखते हैं। पहला कथन क्या है कि थल समीर के बहने का समय। समुद्र तट के सामने थल समीर रात के समय बहते हैं, इसीलिए इसके लिए सही शब्द होगा रात। रात के समय क्या होता है कि थल समीर स्थल मंडल से समुद्र की ओर बहने लगती है। इसी ठंडी समीर को थल समीर कहा जाता है जो रात के समय ही बहती है। अगला कथन है समुद्र समीर के बहने का समय। इसके लिए समय है दिन। दिन के समय क्या होता है कि समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल मंडल की ओर बहने लगती है जिससे समुद्र समीर कहा जाता है जो दिन को बहती है। इसी प्रकार अगला कथन दिया गया है गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय। इसके लिए समय है सर्दियां। सर्दियों के दिनों में हम गहरे रंग के या फिर काले रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कारण क्या है कि काले रंग के कपड़े या फिर गहरे रंग के कपड़े उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। इसी कारण से सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अगर हम बात करें हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय तो इसके लिए सही शब्द होगा गर्मियां, क्योंकि हल्के रंग या फिर सफेद रंग के कपड़े उष्मा का अवशोषण बहुत ही कम करते हैं। इसीलिए हल्के रंग के कपड़े हम गर्मियों के दिन में पसंद करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न में दिए गए कॉलम ए में जो भी कथन दिए गए हैं इसका सही मिलान कॉलम बी के शब्दों से कर लिया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे अभ्यास का अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने के तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है?
व्याख्या कीजिए। ऐसा देखा जाता है कि सर्दियों में एक मोटा वस्त्र की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। इसका क्या कारण है, ये हमें बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। वस्त्र की परतों के बीच हवा फंस जाता है। जब हम कई परतों का बना वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र की विभिन्न परतों के बीच हवा फंसा हुआ रहता है। वास्तव में वायु ऊष्मा के कुचालक की तरह व्यवहार करता है। वायु की ये परतें हमारे शरीर की गर्मी को आसपास के वातावरण में जाने से रोकती हैं। इससे हमें ठंड का अनुभव नहीं होता है। जब हम कई परतों का बना वस्त्र पहनते हैं तो विभिन्न परतों के बीच हवा फंस जाता है और चूंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए यह शरीर की गर्मी को आसपास के वातावरण में जाने से रोकती है और हम ठंड का अनुभव नहीं कर पाते हैं। अतः सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला है प्रश्न संख्या 6। चित्र 4.13 को देखिए। अंकित कीजिए कि कहां कहां चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। इस प्रश्न में हमें एक चित्र दिखाया जा रहा है। इस चित्र में हमें यह पता करना है कि किस किस स्थान पर ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन तथा विकिरण विधि द्वारा हो रहा है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं और स्थान को चिन्हित करते हैं। चूंकि प्रश्न में यह चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखकर हमें यह बताना है कि किस किस स्थान पर ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा हो रहा है, संवहन विधि द्वारा हो रहा है और विकिरण विधि द्वारा हो रहा है। तो सबसे पहली बात, कोई भी द्रव में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह संवहन विधि द्वारा होता है। साथ ही साथ जो कोई धातु की बर्तन हो या फिर धातु की पट्टी हो, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। इसी प्रकार चालन विधि इसमें बर्तन की सतह में भी होगा और जो धातु की प्लेट दिखाई जा रही है इसमें भी ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होगा। अब हमें यह देखना है कि ऊष्मा का स्थानांतरण इसके अलावा विकिरण विधि द्वारा कहां कहां हो रहा है। कोई भी वस्तु जो गर्म हो वह विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का विकिरण करते हैं। तो इसमें गर्म वस्तु की अगर बात करें तो जो ज्वाला है ये भी गर्म है, जो बर्तन है वह भी गर्म है और जो धातु की प्लेट है ये भी गर्म है। यानी कोई भी गर्म वस्तु ऊष्मा का विकिरण के विधि द्वारा ऊष्मा को स्थानांतरित करती है। इस प्रकार इस प्रश्न में हमें विभिन्न स्थानों को हमने चिन्हित किया कि कहाँ संवहन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा और विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब आइए देखते हैं अभ्यास का प्रश्न संख्या 7। गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न में हमें कारण बताना है कि क्यों गर्म जलवायु के स्थान पर यह परामर्श दिया जाता है कि घर की बाहरी दीवारों पर सफेद पेंट करो। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। सफेद रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है जबकि गहरा रंग ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है। रंग की यह खासियत है कि सफेद रंग या फिर हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है जबकि गहरा रंग ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है। अगर गर्म जलवायु के स्थान पर घर की बाहरी दीवार पर सफेद रंग के पेंट से पेंट किया जाए तो ये ऊष्मा का कम अवशोषण करेगा और व्यक्ति कम गर्मी महसूस करेगा। इसीलिए गर्म जलवायु के स्थानों पर बाहरी दीवारों पर सफेद पेंट करने का ही परामर्श दिया जाता है। अतः हम लिख सकते हैं, इसलिए गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफेद पेंट किया जाए। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 का जवाब पूरा हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को
50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप होगा। ऑप्शन दिया गया है 80 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। इस प्रश्न में क्या बताया गया है कि 1 लीटर जल जिसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है उसको मिलाया गया एक दूसरे 1 लीटर जल के साथ जिसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार जो मिश्रण प्राप्त होता है इस मिश्रण का ताप क्या होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक है कम गर्म जल और एक है अधिक गर्म जल। तो इस प्रकार 30 डिग्री सेल्सियस के जल का 1 लीटर जब 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो मिश्रण तैयार होगा उसका तापमान इन दोनों तापमानों के बीच ही कोई एक मान होगा, यानी 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा और 50 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन घ, 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 9। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री तापमान के जल में डुबाया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा। इसमें क्या है कि 40 डिग्री तापमान की लोहे की एक गोली ली गई, इस गोली को एक कटोरे में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया, यानी जल का जो तापमान है वह भी है 40 डिग्री और जो लोहे की गोली है उसका भी तापमान है 40 डिग्री। तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। अगला ऑप्शन है जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी और अंतिम ऑप्शन दिया गया है दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। चूंकि दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा है, लोहे की गोली का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस है और जल का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु में होती है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ख। अगला है प्रश्न संख्या 10। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा ऑप्शन दिया गया है चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा या ठंडा नहीं होगा। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया। ऐसी स्थिति में लकड़ी का जो दूसरा सिरा है यानी चम्मच का जो दूसरा सिरा होगा वह क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ठंडा नहीं होगा, यानी ऑप्शन घ। कारण क्या है कि लकड़ी की चम्मच एक कुचालक पदार्थ है और लकड़ी से होकर ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा नहीं होता है, इसीलिए लकड़ी की चम्मच का दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। लेकिन अगर लकड़ी की चम्मच के अलावा स्टील की कोई चम्मच को अगर रखा जाए तो इसका दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा चालन विधि द्वारा, लेकिन चूंकि यह चम्मच लकड़ी का है इसीलिए इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। अब प्रश्न संख्या 11। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर यानी तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन दिया गया है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई दिखने में सुंदर लगती है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, और अंतिम ऑप्शन दिया गया है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, यानी स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। स्टेनलेस इस्पात की जो कढ़ाई होती है इसमें प्राय
तांबे की तली लगाई जाती है? इसका कारण यह है कि स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर को हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नई वीडियोस जैसे ही मैं डालूं आपके पास इमीडिएटली उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचे। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।